आइए, तो हमने अगर अपन बात करें स्टीरियो आइसोमर्स या फिर कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स को कितनी कैटेगरी में डाला हुआ है? दो में। कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स की अगर अपन बात करें तो कितने कैटेगरी में चला गया बच्चों? ये दो कैटेगरी में। एक कैटेगरी हमारे सामने क्या रहेगी बताओ? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एक कैटेगरी रहेगी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। और दूसरा जो कैटेगरी हमारे सामने रहेगा दैट विल बी ऑप्टिकल आइसोमर्स। वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो क्या हम कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं? जो स्टीरियो की डेफिनेशन है वही कॉन्फिगरेशनल की है, यानी कि ऐसे आइसोमर्स जिनमें केवल किसका डिफरेंस होता है? कॉन्फिगरेशन का, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। अब आते हैं इसमें ज्योमेट्रिकल में। किस में आते हैं? ज्योमेट्रिकल में। तो एक बार इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखिए, हम जो डेफिनेशन लिखेंगे वो बहुत ही प्रिसाइज होनी चाहिए और उसके साथ साथ कंसाइज भी होगी, टू द पॉइंट, पिन पॉइंट बात करेगी डेफिनेशन। अब आप बताइए, क्या मैं फिर से लिखूं आइसोमर्स, या फिर ऐसे लिखे कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन स्पेस, फिर आगे पता नहीं क्या क्या। जब आपने बोल दिया ज्योमेट्रिकल, तो ज्योमेट्रिकल बताओ किसका टाइप है? कॉन्फिगरेशन। तो यानी कि आपके जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स बनते हैं वो कॉन्फिगरेशन के डिफरेंस से बनते हैं, और वो कॉन्फिगरेशन में डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है या किसके अबाउट आ रहा है, बस इतना सा बताना हमको। जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स डिफरेंट कनेक्टिविटी की वजह से बनते थे। अब कनेक्टिविटी किससे बदल रही है? कनेक्टिविटी अगर चेन लेंथ से बदल रही है तो चेन आइसोमर, कनेक्टिविटी की वजह से फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो टू द पॉइंट हम बातें करेंगे। तो लिखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर स्टीरियो आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट कॉन्फिगरेशन, stereoisomers having different configuration, stereoisomers having different configuration, stereoisomers having different configuration, stereoisomers having different configuration about restricted rotatory system, about restricted rotatory system, about restricted rotatory system, अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। बच्चों इनको इस शॉर्ट हम बोलेंगे RRS, पूरा नहीं बोलेंगे, इन शॉर्ट क्या बोलेंगे? RRS, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। यानी कि कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट मिलेगा, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट किसके अबाउट मिलेगा? रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम के अबाउट आपको मिलेगा। अब आपको बता देता हूं, रोटेशंस जो होते हैं आपके सामने, सुनते जाइए। अगर अपन बात करना चाहें रोटेशंस क्या है? रोटेशंस, रोटेशंस टेक्निकली दो टाइप के आपको दिखाई देते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। अब ध्यान से सुनिए, आपको एक एक चीज में क्लियरिटी आएगी। रोटेशंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके हिंडर्ड। क्या होते हैं? हिंडर्ड। जो कौन से में हमने इस्तेमाल में लिए थे? जो हमने इस्तेमाल में लिए थे कन्फर्मेशन। कुछ रोटेशंस क्या होते हैं? हिंडर्ड। कुछ रोटेशंस आपके सामने होते हैं रेस्ट्रिक्टेड। क्या होते हैं? रेस्ट्रिक्टेड। आप समझिए बहुत ही बढ़िया तरीके से। मान लीजिए आपके सामने यहां पर मॉलिक्यूल बना हुआ है इथेन का। बहुत बढ़िया तरीके से समझिए, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश यहां पर करूंगा। जहां भी समझ में ना आए बिंदास पूछे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारे सामने एक है। आप बताइए, ये इथेन की कौन सी कन्फर्मेशन है? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है कि नहीं है? तो ये हमारे सामने है स्टैगर्ड, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। क्लियर? स्टैगर्ड से अगर हम एक्लिप्स की तरफ जाएंगे तो आप बताइए ये अपने आप चला जाएगा क्या? या सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लेने के लिए आपको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी? बताओ, बताइए
क्या सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशंस एब्सोल्युटली फ्री हैं? नो, एब्सोल्युटली फ्री नहीं है। आप जानते हैं, मैं अगर यहां पर ग्राफ से समझाना चाहूं तो यहां पर क्या लिख देता हूं, स्टैगर्ड। एक स्टैगर्ड से दूसरी स्टैगर्ड में जाने के लिए एक बार कहां से निकलना पड़ता है, एक्लिप्स। ये एक्लिप्स है, ये कौन सा है बच्चे, स्टैगर्ड। ये भी कौन सा है, स्टैगर्ड। लेकिन एक स्टैगर्ड से दूसरी स्टैगर्ड में जाने के लिए देयर इज सम एनर्जी बैरियर। अगर इथेन में बात करें तो वो रोटेशनल एनर्जी बैरियर कितने का था, लगभग इथेन के केस में 12.6 किलो जूल पर मोल। आगे बात समझ में। ये तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपने जब इथेन में सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन लिए तो क्या वो रोटेशन 100% एब्सोल्युटली फ्री है, मतलब अपने आप घूम जाएगा, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है? तो जवाब है गलत। घूमने के लिए एनर्जी चाहिए और वो लगभग 12.6 किलो जूल पर मोल के आसपास है। तो आप सबसे पहले रोटेशंस हिंडर्ड का मतलब समझो। किसका मतलब समझो, हिंडर्ड। हिंडर्ड का मतलब है कि भाई आप बॉन्ड पर रोटेशन तो ले सकते हो, लेकिन उस रोटेशन लेने के लिए कोई एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, जब आप रोटेशन लोगे तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, बॉन्ड टूटेगा नहीं। आप याद कीजिए, जब भी कंफर्मेशन चेंज होता था कोई बॉन्ड नहीं टूटता था। स्टैगर्ड से एक्लिप्स और एक्लिप्स से स्टैगर्ड आने में कोई बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व नहीं है। तो जब आप रोटेशन लें और रोटेशन के ड्यूरिंग कोई भी बॉन्ड ना टूटे, कोई भी बॉन्ड ना टूटे, तो उन रोटेशंस को हम हिंडर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंडर्ड। क्या कहते हैं, हिंडर्ड। कि भाई आपके रोटेशन हो जाएंगे बिना बॉन्ड तोड़े, बट कुछ एनर्जी बैरियर रहेगा, फ्री तो नहीं है, पर मेन पॉइंट यह है कि आपका बॉन्ड बिना टूटे ही घूम जाएगा, उसे कहते हैं हिंडर्ड। एक आता है रेस्ट्रिक्टेड। क्या आता है, आप जानते हैं कई जगह लिखा रहता है, आपको यहां भी कई जगह दिखा होगा, मिलेगा, स्टूडेंट्स एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। आप कहीं जाएंगे दूसरी जगह कि स्टाफ ओनली, गेस्ट एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। इसका मतलब ये नियम है कि आप इसके आगे नहीं जा सकते। अगर आप अंदर जाओगे तो आपने उस नियम को, उस रूल को तोड़ दिया है। आगे बात समझ में। तो आप इस बात को समझिए कि रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि रोटेशन लेने के लिए बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अगर रोटेशन लेने के लिए बॉन्ड टूटे, इसका मतलब रोटेशंस रेस्ट्रिक्टेड थे। अगर रोटेशन लेते हुए बॉन्ड ना टूटे, बस कुछ एनर्जी ही देनी पड़े, तो रोटेशंस कैसे थे, हिंडर्ड। तो आप बताइए सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशंस कैसे होते हैं, हिंडर्ड। और आपके जो पाई बॉन्ड होता है उस पर रोटेशंस होते हैं रेस्ट्रिक्टेड। तो रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है टू टेक रोटेशन, टू टेक रोटेशन, रोटेशन लेने के लिए, टू टेक रोटेशन at least one bond, at least one bond must be broken, at least one bond must be broken। यानी कि रोटेशन लेने के लिए अगर कहीं पर बॉन्ड तोड़ना पड़ जाता है तो वहां पर रोटेशंस आपके क्या कहलाएंगे, रेस्ट्रिक्टेड। आइए मैं आपको बता देता हूं कि अगर दो एटम्स के बीच में, मान लो कार्बन कार्बन के ही बीच में आपने क्या बना दिया है, पाई बॉन्ड, तो इनके बीच में अब रोटेशंस क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड। ध्यान से समझिए, अगर कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड है, सिंगल, ये हमारे सामने कार्बन कार्बन है, क्लियर। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कैसा बॉन्ड है, सिंगल। ये कार्बन कार्बन भी हो सकते, कोई दूसरे एटम भी हो सकते हैं। तो यहां अकेला सिग्मा बॉन्ड है, यू कैन टेक रोटेशन अबाउट दिस सिग्मा बॉन्ड। आपको रोटेशन लेने के लिए बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है। आपने देखा स्टैगर्ड एक्लिप्स में एक्लिप्स स्टैगर्ड बदलती रहती है, लेकिन यहां पर आपका पहला बॉन्ड तो कैसा है बताइए, सिग्मा, और दूसरा बॉन्ड कैसा बना दिया है, पाई। एक सिग्मा और एक पाई, दोनों को मिलकर मैं डबल बॉन्ड कह सकता हूं। डबल बॉन्ड होते ही रोटेशंस रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। लेकिन सर ऐसा क्यों, आइए मैं आपको समझाता हूं। ऐसा इसकी शेप की वजह से होता है। अगर अपन बात करना चाहें कार्बन कार्बन में जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है वो तो इस प्रकार से है। अगर केवल सिग्मा होता तो आराम से रोटेशन लिए जा सकते थे, लेकिन आप जानते हैं पाई बॉन्ड जो बनता है वो किससे बनता है, प्योर पी ऑर्बिटल से। किससे बनता है, प्योर पी ऑर्बिटल से बनता है। और प्योर पी ऑर्बिटल्स की कौन सी वाली ओवरलैपिंग से बनता है, साइडवेज। साइडवेज ओवरलैपिंग कह दो या कोलैटरल ओवरलैपिंग कह दो, इस प्रकार से बनता है आपका पाई बॉन्ड। आप समझिए, समझाने के तरीके से मैं आपको समझाता हूं। ये एटम ए है, ये एटम बी है, दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, रोटेशन ले सकते हैं।
आप बताइए, मेरे हाथों को घूमने में क्या एनर्जी नहीं लग रही है? अगर ऐसा होता, क्या जीवन पर्यंत मैं ऐसे घुमा सकता हूं? आपको पता है थोड़ी देर बाद निपट जाऊंगा मैं। एनर्जी लग रही है पर आपको फ्री लग रहा है क्योंकि आपके घर से नहीं लग रही। तो सिग्मा बॉन्ड पर भी रोटेशन पर एनर्जी लगती है, पर हमें सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? आइए, अब जैसे ही मैंने दूसरा बॉन्ड बनाया है, तो दूसरा बॉन्ड कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई। और पाई बॉन्ड बनता है साइडवेज या कोलैटरल ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स। अब आप सोचो, जैसे ही घुमाओगे तो इन दोनों पी ऑर्बिटल्स का कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाए। ये बिना बॉन्ड टूटे अब रोटेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हैं घुमाने के लिए पहले इन दोनों पी ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग है वो ब्रेक करनी पड़ेगी। और ओवरलैपिंग ब्रेक करने का मतलब बॉन्ड टूटना। इसका मतलब अगर दो एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड बन गया है तो उस वहां पर रोटेशन लेने के लिए पहले बॉन्ड टूटेगा फिर रोटेशन होंगे। यानी कि अगर अपन बात करें यहां घुमाना चाहते हैं तो पहले ये बॉन्ड टूटा, अब आप घुमा सकते हो, फिर दोबारा से भी बॉन्ड बना सकते हो। यानी कि रोटेशन लेने के लिए यू हैव टू ब्रेक एटलीस्ट वन बॉन्ड। जरूरी नहीं वो पाई हो, वो सिग्मा भी हो सकता है, लेकिन अगर रोटेशन लेने के लिए आपको बॉन्ड तोड़ना पड़े, इसका मतलब रोटेशंस कैसे हैं? रेस्ट्रिक्टेड। जैसे यहां पर अगर अपन इस बॉन्ड पर घुमाना चाहते हैं तो पहले आपको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। आप ये बॉन्ड तोड़ दोगे, इसमें किसमें, कार्बन कार्बन के बीच में ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा और यहां पर आपके रोटेशन ऐसे होंगे, तोड़कर आप इस प्रकार से आगे। क्लियर? फिर और घुमाओगे तो फिर से पैरेलल आ जाएंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं, मान लीजिए एक पी ऑर्बिटल इस प्रकार से है और दूसरा पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर प्लेन में चला गया, बताइए बॉन्ड टूट गया कि नहीं टूट गया? फिर थोड़ी देर बाद आप चाहो तो बॉन्ड बन सकता है, लेकिन आपने मॉलिक्यूल को घुमाने के लिए बॉन्ड ब्रेकिंग की है। इसका मतलब सर इन शॉर्ट समझा दो मुझे। इन शॉर्ट ये है कि अगर दो एटम्स के बीच में, ए और बी के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिग्मा। यू कैन टेक रोटेशन विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग। लेकिन ए और बी के बीच में कैसा बॉन्ड आ गया है? पाई बॉन्ड। नाउ यहां पर रोटेशंस नहीं हो सकते। जब मैं ऐसे यूं करके क्रॉस कर दूं, इसका मतलब होता है रोटेशंस रेस्ट्रिक्टेड है। आप जानते हैं यहां पर एक बॉन्ड सिग्मा है और दूसरा पाई, तो पाई तोड़ोगे तभी रोटेशंस यहां पर हो पाएंगे। मान लीजिए सर ए और बी में 3 बॉन्ड है, तो आप बताओ सिग्मा था तब तक तो रोटेट हो सकता था, पाई आते रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड, 2 पर ही रेस्ट्रिक्टेड हो गए, तो भाई साहब 3 पर भी रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे। तो अगर दो एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है, डबल या ट्रिपल, तो उन एटम्स के बीच में रोटेशंस क्या हो जाते हैं? रेस्ट्रिक्टेड। क्या हो जाते हैं? रेस्ट्रिक्टेड। दोस्तों इसी को ही आप क्या कह देते हैं? आर आर एस। यहां से यहां तक ये आपका क्या कहलाएगा? आर आर एस, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। मतलब यहां से यहां तक रोटेशंस रेस्ट्रिक्टेड है, बिना बॉन्ड तोड़े नहीं घूम सकता। तो अब अकबर वापस से ज्योमेट्रिकल आइसोमर की डेफिनेशन को पढ़िए, क्या कह रहा है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर की डेफिनेशन को फिर से पढ़िए, क्या कह रहा है? डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अबाउट आर आर एस। यानी कि कॉन्फ़िगरेशन अलग तो होना चाहिए, पर वो किसके अबाउट होना चाहिए? आर आर एस। क्या आपने एक आर आर एस पहचान लिया है? यस, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड किसका काम करते हैं? आर आर एस। यानी कि कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट या तो डबल बॉन्ड के अबाउट होना चाहिए या फिर ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट होना चाहिए। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? चलिए पहले यहां तक जल्दी से छाप के फिर आगे बढ़ूंगा। दो वर्ड्स होते हैं बच्चे, वन इज हिंडर्ड, वन इज रेस्ट्रिक्टेड। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? हिंडर्ड का मतलब देयर इज सम एनर्जी बैरियर, घूम जाएगा पर कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब कि बिना बॉन्ड तोड़े रोटेशन नहीं हो सकता। वो टूटने वाला बॉन्ड सिग्मा भी हो सकता है, टूटने वाला बॉन्ड पाई भी हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म है रोटेशन लेने के लिए आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। हमने कल की क्लास में भी लिखा था टू चेंज कंफर्मेशन, कोई बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है, पर टू चेंज कॉन्फ़िगरेशन आपको बॉन्ड तोड़ने की जरूरत है। सुलटा दिया है। हाँ,
फिर घूमेगा। सिग्मा पे घूम सकता है, पाई तो तोड़ने ही पड़ेंगे। तो पहला पाई टूटेगा, फिर दूसरा पाई टूटेगा, फिर घूमेगा। मैंने बोला पाई बनते ही रोटेशंस रेस्ट्रिक्टेड। अब पाई एक है या एक से ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुलटा दिया सभी ने। रोटेशंस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कई बार पर आपको वर्ड दिखाई देगा हिंडर्ड। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो ये वर्ड दिखाई दिया होगा, हिंडर्ड। देखना आप, एक वर्ड होता है रेस्ट्रिक्टेड, मतलब बॉन्ड तोड़कर रोटेशन। क्या टूटने वाला बॉन्ड हमेशा पाई ही होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, सिग्मा भी हो सकता है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? जल्दी से उल्टाइए। जल्दी जल्दी से उल्टा कर आएंगे। बॉन्ड अपने आप टूट जाते हैं क्या रूम टेम्परेचर पर? अगर अपने आप टूट जाते तो सारे एटम घूमने नहीं निकल जाते? मीथेन में अगर बॉन्ड अपने आप टूट जाते तो फिर कार्बन और हाइड्रोजन फ्रीली घूम रहे होते। बॉन्ड कभी भी अपने आप नहीं टूटते हैं। बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं होती है। तो चाहे सिग्मा तोड़ना पड़े चाहे पाई तोड़ना पड़े, वो कभी भी अपने आप नहीं टूटेगा, उसको तो एनर्जी देनी पड़ेगी। आप काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। पहुंच गए क्या हद तक? तो आपने पढ़ा होगा काइनेटिक्स, ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं, अपने आप नहीं टूटते हैं। हाँ, वो तो रूम टेम्परेचर, तो बॉन्ड कहां टूटा? जब तक बॉन्ड नहीं टूटेगा अपने आप हो रहा है, बॉन्ड तो तोड़ना ही पड़ेगा। आइए अब ध्यान से सुनिए। अब आते हैं डेफिनेशन पर, क्योंकि डेफिनेशन का पहला पार्ट था डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। तो पहले मैंने आपको रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम समझाया, क्लियर? तभी तो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे। अब सभी के पेन डाउन होने चाहिए। चलिए अगली स्लाइड पर चल देते हैं। सभी के पेन डाउन होंगे और यहां पर आप बात करेंगे। आप बताओ, मैंने कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया है, क्या ये एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम है कि नहीं है? तैयार हो गया मेरा रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। यहां पर अगर अपन बात करें, मैंने लगाया हुआ है H, यहां पर मैंने लगाया हुआ है CH3, यहां पर भी मैंने लगाया हुआ है H, और यहां पर भी मैंने लगाया हुआ है CH3। ध्यान से सुनते जाना भाई लोगों। अगला अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर मैंने लगाया हुआ है CH3 और यहां पर है H। यहां पर अगर अपन बात करें तो हमारे सामने है CH3 और यहां पर है H। इन दोनों मॉलिक्यूल्स को पहले गौर से देखकर मुझे बताओ, दोनों में कनेक्टिविटी सेम है कि अलग अलग है? कनेक्टिविटी अलग अलग है। अरे भाई आंखें बंद करके जवाब देते हो क्या भाई लोगों? कार्बन नंबर, 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 कार्बन नंबर। कहां अलग कनेक्टिविटी है? जो जिससे जुड़ा था उसी से ही तो जुड़ा हुआ है, तो कनेक्टिविटी तो अलग नहीं है। ठीक है, अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनते हुए जाइए। क्या ये आप लोगों के सामने एक RRS है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम? क्या ये भी एक RRS है? अगर आप गौर से देखोगे ना तो दोनों मॉलिक्यूल्स में आपको जो डिफरेंस नजर आ रहा होगा इस RRS के अबाउट आ रहा होगा। ये इसको मैं लिख दिया इन शॉर्ट RRS, इसको भी क्या लिख दिया है? RRS। सर मैं समझाने क्या डिफरेंस है, आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या यहां पर आपको डिफरेंस नजर आना चाहिए। देखो, अगर मैं दोनों कार्बन के न्यूक्लियस से पास होने वाले एक लाइन खींचूं,
क्लियर? तो इन दोनों कार्बन के न्यूक्लियस से पास होने वाले। तो आप देखोगे कि यहां पर जो दोनों हाइड्रोजन एटम्स है, यहां पर आप देखेंगे कि जो दोनों हाइड्रोजन एटम हैं वो डबल बॉन्ड के किधर हैं? सेम साइड। क्लियर? इसमें भी अगर मैं सेम टू सेम एक लाइन खींच दूं यहां पर और मैं देखूं तो बताओ दोनों हाइड्रोजन एटम्स जो आपके हैं, दोनों हाइड्रोजन एटम्स जो आपके हैं वो डबल बॉन्ड के कहां पर हैं? ऑपोजिट साइड। तो आप बोलोगे सर इस डबल बॉन्ड के अबाउट एटम्स या ग्रुप्स का अरेंजमेंट अलग है। क्या बोला? इस डबल बॉन्ड के अबाउट एटम्स या ग्रुप्स का अरेंजमेंट अलग है। अलग अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप को क्या बोलते हैं? कॉन्फिगरेशन। तो आप बोलोगे सर ये दोनों कंपाउंड इस डबल बॉन्ड के अबाउट अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं और डबल बॉन्ड क्या है? आर आर एस। इसका मतलब एक आर आर एस पर कॉन्फ़िगरेशन अलग है और इन्हीं को तो जीआई कहते हैं। क्या कहते हैं? जीआई। लेकिन सर क्या वास्तव में ये अलग है? थोड़ा सा मुझे इस बात का एहसास दिला सकते हो? क्योंकि मुझे लग नहीं रहा, आप कह रहे हैं तो मैं कन्विंस हो गया हूं। आइए मैं आपको बताता हूं कि वास्तव में ही अलग है, आपको समझ में आएगा। अगर मैं इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में यहां पर डिस्टेंस मापता हूं, क्या बोला मैंने? अगर इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में अगर मैं डिस्टेंस मापता हूं तो मान लीजिए इस डिस्टेंस को मैंने क्या बोला है? इस डिस्टेंस को अगर अपन बात करना चाहें तो बताइए क्या हो जाएगा? ये L1। सिमिलरली ये वाली जो डिस्टेंस है इसको क्या बोल देता हूं? L2। अब आपको समझ में आएगा। देखो इस डिस्टेंस को क्या बोला है मैंने? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में L1। यहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला है? L2। दिमाग लगाकर बताओ L1 L2 के बराबर है कि अलग अलग है? देखो एक में दोनों हाइड्रोजन किधर हैं? दोनों में डिस्टेंस इमेजिन कर लो। दूसरे में कहां पर है? तो डिस्टेंस सेम है कि अलग अलग है? एरियल डिस्टेंस बदल रहा है तो साफ पता चल रहा है अरेंजमेंट सेम तो नहीं है। तो अरेंजमेंट अलग है, ये कहां से पता चला है? इस एरियल डिस्टेंस से। और यहां से क्लियर है कि L1 किसके बराबर नहीं है? L2 के बराबर नहीं है। तो क्लियर हो गया कि ये क्या है? डिफरेंट कंपाउंड्स है। और केवल किस में अलग है? ये स्पेस में। तो आप इन दोनों को क्या बोलोगे बताओ? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। दूसरी बात, क्या ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे? बताइए अभी दोनों हाइड्रोजन किधर हैं? सेम साइड। क्या ये घूम के हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा और मिथाइल ऊपर चला जाएगा? ऐसा करने के लिए तो आपको इस कार्बन को घुमाना, और घूमेगा तो तभी जब आपका ये पाई बॉन्ड, और बॉन्ड कभी भी रूम टेम्परेचर पर टूटते नहीं है। तो ये कन्फर्मेशन की तरह एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं होते। अगर इसको अपन देखें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? सिस कॉन्फ़िगरेशन। मैं पढ़ाऊंगा आगे सिस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अभी ध्यान रखो सेम एटम सेम साइड तो सिस, और सेम एटम अलग साइड तो ट्रांस। तो बताइए कभी भी आपका सिस अपने आप ट्रांस में या ट्रांस अपने आप सिस में बदलेगा क्या? नहीं, क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं है। तो ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं होते हैं। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? इसका मतलब तो सर मेरे को अब और कुछ बातें समझ में आ रही है। क्या? कि डबल बॉन्ड हमेशा ही फिर तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना देगा, मतलब डबल बॉन्ड पर हमेशा कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी। तो आइए दोस्तों उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिए, ये हमारे सामने एक मॉलिक्यूल है। क्लियर? यहां पर हमारे सामने कौन है? H। यहां पर हमारे सामने कौन है? CH3। इधर अगर अपन बात करें कौन है? H। और इधर भी कौन है? H। एक ये हमारे सामने है, और दूसरा अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने आ गया है। क्लियर? यहां पर है H, यहां पर है H, और इधर की साइड आ गया है H, और उधर की साइड चला गया है CH3। इन दोनों मॉलिक्यूल्स को देखो और बताओ ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? देखो पहले कनेक्टिविटी देखिए, 1 ये रहेगा, 2 ये रहेगा, 3। आइए ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3। दोनों में कनेक्टिविटी सेम है कि अलग अलग है? सेम। आइए नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो क्या ये आर आर एस है? जी हां, दिस इज योर रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। क्या ये भी आर आर एस है? जी हां, तो ये भी आपका रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ये देखना है, जैसे ये आर आर एस दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में है, यहां और वहां कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, तो क्या यहां भी अलग अलग हो सकती है? तो गौर से देखो, आप बताओ ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? सेम मॉलिक्यूल है ये। इसी मॉलिक्यूल को, पूरे मॉलिक्यूल को कितने से घुमा दिया है? 180 डिग्री से। तो ये बनकर आ गया है। इसका मतलब तो सर आप ये कहना चाहते हो हमेशा आर आर एस दो अलग कॉन्फ़िगरेशन में
नहीं हो सकता। आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि इधर लगे हुए दोनों क्या हैं? सेम है। एक बार इसको 180 से घुमाओ, क्या इस पूरे मॉलिक्यूल को 180 से घुमाने से ये बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल घूमेगा तो अभी दोनों हाइड्रोजन कहां हैं? ऊपर, और फिर कहां जाएंगे? लेकिन रहेंगे सेम साइड। मॉलिक्यूल के घूमने से कोई फर्क, लेकिन यहां पर आपको ये वैसा ही मिल रहा है अगर पूरे मॉलिक्यूल को घुमाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऊपर नीचे जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जब एक 180 से घुमाओगे तो ये कहां चला जाएगा? ऊपर, और ये कहां जाएगा? लेकिन दोनों है तो हाइड्रोजन ही ना। तो आप जैसे ही घुमाओगे मान लो 180 डिग्री से, तो आपको दिखेगा कि दोनों वास्तव में मॉलिक्यूल क्या है? सेम। क्या समझ में आया? कि हर आर आर एस पर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो सकती। इसका मतलब कब नहीं होगी सर? आप खुद सोचो कब नहीं होगी। जब कम से कम एक भी साइड अगर क्या आ गए, इनकी वजह से गड़बड़ हो गई, इनकी वजह से क्या हो गई है? गड़बड़। तो आपका डबल बॉन्ड जीआई कब शो करेगा बताओ? कब दो अलग कॉन्फ़िगरेशन रख पाएगा? जब इधर भी और उधर भी अलग हो। देखो इधर भी अलग था, इसलिए दो अलग कॉन्फ़िगरेशन बन पाई। अगर एक भी साइड सेम बन गया तो अलग कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनेगा। इनफैक्ट ये दोनों के दोनों क्या है बताइए? सेम मॉलिक्यूल। तो सेम मॉलिक्यूल, इससे मैंने आपको आइडिया दिया है। आप ये मत सोचना कि अगर आरआरएस आ गया है तो वो हमेशा ही जीआई शो कर देगा, यानी कि उसके दो अलग अलग आइसोमर बन जाएंगे। वो तभी बनेंगे जब दोनों साइड क्या होंगे? दोनों साइड क्या होंगे? क्योंकि एक साइड अगर सेम हो गया तो आप कितना भी बॉन्ड तोड़कर भी घुमाओगे तो भी क्या बनेगा? सेम। तो कभी भी अगर एक साइड सेम आ जाता है आरआरएस के, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नहीं करेगा, करेगा वो तो दो ही कौड़ी का क्वेश्चन होता है, जैसा इस बार आए 2025 में। बहुत सिंपली आप सोल्व कर लोगे, लेकिन मैं आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाना चाह रहा था। तो जल्दी से दोनों एग्जाम्पल नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ लिख तो दिया ना सेम। सेम का मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल या होमोमर। क्या? किसमें? हाँ कर सकते हो, पर आपको अलग बनते दिखेगा ही नहीं। डाईहाइड्रल एंगल भी तो चेंज होना चाहिए। हाइड्रोजन पर कुछ लगा है तो कैसे पता लगेगा डाईहाइड्रल एंगल बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? कंफर्मेशन बना कि नहीं बना अलग, ये डाईहाइड्रल एंगल से पता लगता है। जब तक डाईहाइड्रल एंगल चेंज नहीं होगा, जैसे H2 मॉलिक्यूल है तो उसमें भी तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, घुमा लो कोई फर्क ही नहीं पता चलेगा आपको, जब तक डाईहाइड्रल एंगल चेंज नहीं होता। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भैया। हमने सबसे ज्यादा समय उसके बेसिक समझने पर लगाया है, क्योंकि एक बार बेसिक्स क्लियर हो गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आरआरएस आते ही मॉलिक्यूल जीआई शो करना शुरू कर देगा क्या? नो नो नो। डबल बॉन्ड का तो आपको पता चल गया है कब जीआई करेगा और कब जीआई नहीं करेगा। अगर डबल बॉन्ड के एक भी साइड लगे हुए एटम और ग्रुप क्या आ जाते हैं? सेम, तो फिर वो अलग दो कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आ सकता। आप कुछ भी कर लो, दो अलग कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनेंगी। और दोनों साइड अलग हैं तो फिर वो मॉलिक्यूल दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में आ सकता है। सुलटा दिया है भाई, जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। इसमें इस वाली बात को हाईलाइट कर लेना कि ये दोनों क्या हैं? सेम एटम या ग्रुप लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये दो अलग कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इनफैक्ट आप यहां पर देखो, मिरर रखो एक बार, क्या रखो? मिरर रखो, तो आपको इसकी मिरर इमेज दिख रही है। लेकिन यहां पर मिरर रख के देखो, एच के सामने कौन दिख रहा है? एच के सामने कौन दिख रहा है? कहां से मुंह फिर? क्लियर?
सुलटा दिया है क्या? ये वाला पॉइंट मैं पहले भी लिखवा चुका हूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर नॉन इंटरकन्वर्टिबल एट रूम, क्योंकि ज्योमेट्रिकल किसका पार्ट है? कॉन्फिगरेशनल, और कॉन्फिगरेशन बिना बॉन्ड तोड़े कभी भी चेंज नहीं होता है। तो वही पॉइंट बार बार आ रहा है। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स की दो कैटेगरी है, वन इज ज्योमेट्रिकल एंड वन इज ऑप्टिकल। दोनों में से कोई से भी, दोनों में से कोई से भी एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट नहीं होते हैं। सुलटा दिया है। चलिए नेक्स्ट अब हमारे सामने रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो हमसे पूछा जाता है, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यकीन मानिए वो सबसे आसान पार्ट होता है, सबसे मुश्किल पार्ट होता है इसकी डेफिनेशन को समझना, और हम डेफिनेशन समझे बिना क्वेश्चंस करके चले जाते हैं, फिर कुछ दिनों बाद कुछ नहीं चमकता हमको। क्लियर? तो नेक्स्ट लिखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अबाउट डिफरेंट आरआरएस। अगला हमारे सामने रहेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अबाउट डिफरेंट आरआरएस। आरआरएस का मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम्स, अलग अलग पर पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, अब जो क्वेश्चन वाला पार्ट है आपके लेवल पर आता है वो शुरू हुआ है। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इन शॉर्ट क्या लिख देता हूं बच्चों? जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जीआई अबाउट डबल बॉन्ड, जीआई अबाउट डबल बॉन्ड। जरा ध्यान से देखो, क्या मैंने बताया कि डबल बॉन्ड किन दो एटम्स के बीच में होना चाहिए? बताया क्या? किसी के भी बीच में हो सकता है, बस डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। अब ध्यान से सुनते जाओ, वन बाय वन, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, फिर आप छापेंगे। मान लो वो दो एटम कौन है? कार्बन कार्बन। तो आप ये मत समझो कि कार्बन कार्बन ही होंगे, कोई भी हो सकते हैं वो तो, पर मैंने समझाने के लिए दोनों एटम कार्बन कार्बन ले लिए। अब इधर बात करते हैं, इधर और इधर, इधर और इधर। तो ये हमारे सामने क्या हो गया बताओ? आर आर एस। तो ये हो जाएगा रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। डबल बॉन्ड पर दो कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग तभी आएंगी जब इधर की साइड लगे हुए दोनों अलग और उधर की साइड भी लगे हुए दोनों अलग। जैसे मान लो यहां पर क्या लगा हुआ है? एक्स वाई, यहां पर भी क्या लगा हुआ है? एक्स वाई। अब ये दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन रख सकता है ये डबल बॉन्ड। मैं समझाता हूं दोनों अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होंगी। पहला कॉन्फ़िगरेशन आप गौर से देखिए, ये एक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने, जहां पर एक्स एक्स किधर है? सेम, और वाई वाई किधर है? सेम साइड। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा आप बताओ? एक ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक्स एंड वाई एक दूसरे के कहां चले जाएं? ऑपोजिट साइड। आप बताओ क्या इसमें अटैचमेंट बदला है? नो। ये एक्स वाई अभी भी इसी कार्बन पर है, इधर भी वही है, ये एक्स वाई अभी भी इधर कार्बन पर है, लेकिन स्पेस में बदल गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने है आर आर एस, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। और यहां पर आप देखो कि फर्क है भाई, यहां पर दोनों एक्स किधर हैं? सेम साइड, और यहां पर दोनों एक्स किधर हैं? ऑपोजिट साइड। मुझे नहीं पता, अभी सिस्टेंस नहीं भी मालूम है, पर मैं ये कह सकता हूं कि जी हां, ये दो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है? डिफरेंट क्या है बताइए? अगर हमसे कोई पूछे तो हम बोलेंगे ये है हमारे सामने डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। और ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन किसके अबाउट है? डबल बॉन्ड, इन्हीं को तो जीआई कहते हैं। क्लियर? फिर से ऐसा भी तो हो सकता है, ध्यान से सुनते हुए जाइए। मान लीजिए इधर हमारे सामने एक्स है, इधर हमारे सामने वाई है। इधर अगर अपन बात करना चाहें एक्स है और इधर हमारे सामने डब्ल्यू है। आप बताइए क्या ये दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन रख सकता है? तो ये हमारे सामने यहां से यहां तक डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? आर आर एस। क्या ये दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन रख पाएगा? हां, इधर भी अलग उधर भी अलग। जब हम इधर देख रहे हैं ना, इस कार्बन पर देख रहे हैं, ये वैलेंसी पर, दोनों वैलेंसी पर, इस कार्बन पर, तो उधर क्या है? हमें कोई लेना देना? ये दोनों अलग होने, फिर से अगर अपन देखें तो ये दोनों क्या होने चाहिए? अलग। तो ये जीआई करेगा, मतलब ये डबल बॉन्ड दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा। पहला कॉन्फ़िगरेशन शायद आप देख भी पा रहे होंगे, बताओ पहला कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? जिसमें एक्स और एक्स किधर है? सेम साइड। एक कॉन्फ़िगरेशन तो ये है। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन बताओ कैसा होगा? जिसमें एक्स एंड एक्स कहां चले जाएंगे? ऑपोजिट साइड। आप देख सकते हैं अपनी खुली आंखों से कि ये दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई दे रहा है, और ये किस पर दे रहा है? आर आर
एस पर। इसका मतलब इन्हीं को ही तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अबाउट आरआरएस। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट फिर से देखिए ध्यान से, अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, यहां पर है x, यहां पर है y, यहां पर हमारे सामने है w और यहां पर हमारे सामने है z। बताइए क्या ये आपका आर आर एस दो अलग कॉन्फ़िगरेशन रख पाएगा? जी हां। जब आप देख रहे हो इधर वाले कार्बन पर, ये आपका आरआरएस का, इसको मैं टर्मिनल बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं? यहां पर आरआरएस खत्म हो रहा है ना, तो इस टर्मिनल पर देखो, इस टर्मिनल पर दोनों एटम क्या है? एक्स वाई। इस टर्मिनल पर देखो दोनों एटम क्या है? वाई जेड। दोनों अलग, ये भी दोनों अलग। जब इधर देख रहे हैं तो उधर देखने की जरूरत नहीं है। कभी आप ये बोलो कि सर एक्स इधर भी है और एक्स इधर भी है, अरे भाई दो अलग अलग एटम पर देख रहा है, इसमें केवल इस कार्बन पर देखना है, एक्स वाई दोनों अलग। यहां पर जब देखोगे तो एक्स वाई दोनों अलग, यानी कि ये आरआरएस का एक टर्मिनल है और ये आरआरएस का दूसरा टर्मिनल। जब इस पर देख रहे हो तो उधर क्या है? कोई मतलब नहीं है, और जब इस पर देख रहे हो तो इधर क्या है? कोई मतलब नहीं। इंडिविजुअली चेक करना है, मतलब एक बार इस कार्बन की ये दोनों वैलेंसी देखनी है और एक बार इस कार्बन की ये दोनों वैलेंसी देखनी है। ये मत देख लेना कि दोनों सेम है, अलग अलग कार्बन पर देख रहे हो तो ठीक है। अब बताओ इसमें अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन आ सकती है कि नहीं आ सकती है? अगर आपने पीछे वाले समझा हो, आप बोलोगे सर इनमें तो कोई कॉमन ही, क्या फर्क पड़ रहा है भाई? इसमें बताओ एक्स एंड आपका डब्ल्यू किधर है? सेम है कि नहीं है? मैं एक ऐसा भी अरेंजमेंट बना सकता हूं जिसमें एक्स एंड आपका जो डब्ल्यू है वो कहां पर चला जाएगा? अपोजिट साइड। बताओ बना दिया कि नहीं बना दिया? आप देख लो एक्स एंड डब्ल्यू क्या है? अपोजिट साइड। तो ये दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब समझ में आ गया। ये भी जीआई करेगा, इसकी भी दो कॉन्फ़िगरेशन होंगी, ये भी करेगा, ये भी करेगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मान लीजिए मैंने ऐसा बना दिया है, यहां पर बना दिया है x, यहां पर बना दिया है x, यहां पर बना दिया है y और यहां पर बना दिया है w। आप बताइए क्या ये जीआई करेगा कि नहीं करेगा? आप दो अलग बना ही नहीं सकते, आप दो अलग। आप बोलोगे नहीं सर मैं ऊपर की साइड डब्ल्यू को कर दूंगा और नीचे की साइड वाई, तो पहले भी एक्स एंड वाई पहले साइड थे, अभी भी एक्स एंड वाई सेम साइड आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए? सेम। ट्राई करते हैं, जैसे आपने सोचा कि सर बाकी में आप कर रहे थे मैं वैसा इसमें कर देता हूं। कैसे? ये देखो सर, भाई इनको तो बदलने का कोई मतलब ही, इनको बदल देता हूं, ऊपर किसको भेज देता हूं? डब्ल्यू को, नीचे किसको ले आता हूं? वाई को। और आप बोलो कि लो सर दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन आ गई, लेकिन आप कॉमन सेंस लगाइए, नहीं है। ऊपर वाले में देखो गौर से, ऊपर वाले में बताओ, अगर मैं देखना चाहूं तो आप बताओ एक्स एंड किसके साथ देख रहे हो? वाई के साथ। एक्स एंड वाई आर ऑन सेम। स्टिल अगर अपन बात करना चाहें तो एक्स एंड वाई सेम साइड ही हैं, ये रहा एक्स और ये रहा। गड़बड़ पता क्यों हो रही है? क्योंकि इधर दो एक्स है, पहले आपने इसके रेफरेंस में देख लिया और अब इसके रेफरेंस में देख लिया है, इसका मतलब ये तो कैसे मॉलिक्यूल हो गए हैं? सेम हो गए हैं। अब बताओ अगर दो एटम्स पर मान लो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है या किसी और में है, तो जीआई की कंडीशन क्या होगी? इतना बताने के बाद अब आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कोई डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब करेगा। आप बताओ, इस वाले टर्मिनल पर लगे हुए दोनों क्या होने चाहिए? अलग होने चाहिए। अगर इधर अलग है उधर सेम आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी, और इधर भी दोनों क्या होने चाहिए? तो ये कंडीशन है सिंपल सी, दोनों साइड लगे हुए ये भी क्या होने चाहिए? डिफरेंट, और ये भी क्या होने चाहिए? डिफरेंट। अगर ऐसा है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। अब जीआई कौन करेगा नहीं करेगा, मैं आपको सीधा रटवा के 15 क्वेश्चन करवा सकता था, आपको सब समझ में आ जाता, लेकिन एग्जामिनर घुमाएगा, आपसे पूछेगा दिस मॉलिक्यूल कैन हैव टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, सही या नहीं? यस। ज्योमेट्रिकल आइसोमर करने का मतलब क्या है? कि दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन किसके अबाउट? आरआरएस। सो दिस मॉलिक्यूल कैन हैव टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस अबाउट आरआरएस, सही या नहीं? सही। दिस मॉलिक्यूल कांट हैव टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अबाउट आरआरएस, सही या गलत? सही, क्योंकि इधर को क्या आ गए? दोनों सेम। और ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं चैप्टर एल्कीन, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन्स, ये एनसीईआरटी की लाइन है, लेकिन हम वहां तक पहुंचते ही सुलटाइए जल्दी से। अब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, और क्वेश्चंस दोस्तों मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने जितना टाइम लगाना था वो कॉन्सेप्ट समझाने में लगाया है। अब आप देखोगे कि क्वेश्चंस में कहीं कुछ नजर आपको आने वाला नहीं है।
डबल बॉन्ड के एक भी साइड सेम आ गया, डबल बॉन्ड के एक भी साइड सेम आ गया तो डबल बॉन्ड जीआई नहीं करेगा, दोनों साइड क्या होने चाहिए, अलग। कन्फर्मेशंस को कितनी बार कहा, होमोमर्स होते हैं, लिखा है, नोटबुक निकालो। कन्फर्मेशन वो तो मैंने आपको कब बोला है, स्टैगर्ड और एक्लिप्स में पहला ऑप्शन दिया है कन्फॉर्मर, दूसरा ऑप्शन दिया है होमोमर्स, तो हम क्या बोलेंगे, कन्फॉर्मर्स। अगर कन्फॉर्मर ऑप्शन में से हटा ले तो क्या बोलेंगे, होमोमर्स। फॉल्स आइसोमर्स होते हैं, वो डिफरेंट नहीं होते क्योंकि सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो वो कभी भी आइसोमर नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कन्फर्मेशनल आइसोमर। कन्फर्मेशनल बोलते हैं मतलब नॉन सेपरेबल। ये इस डबल बॉन्ड के अबाउट दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, ये इस डबल बॉन्ड के अबाउट दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, ये इस डबल बॉन्ड के अबाउट दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन का मतलब दो डिफरेंट अरेंजमेंट, और हमें समझ में भी आने चाहिए कि हाँ अलग हैं। अगर मैं आपको सीधा ये बताता ना तो आपको कभी जीआई समझ में नहीं आता, आप रटते क्वेश्चन बन जाता, लेकिन आप कभी अंदर से नहीं समझ पाते कि मतलब क्या है इसका, मतलब क्या उस डबल बॉन्ड पर दो अलग अलग अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं, अगर बनाए जा सकते हैं तो जीआई करेगा, नहीं बनाए जा सकते तो नहीं करेगा, खत्म हो गई कहानी। दो एटम्स या ग्रुप्स के बीच में एरियल डिस्टेंस बदलनी चाहिए, एरियल डिस्टेंस का मतलब L1 L2 जो लिखा था वो क्या थी, एरियल डिस्टेंस, हवा में मापी गई दूरी। यहां पर आप देख लो x और x में, और यहां पर x और x में एरियल डिस्टेंस अलग अलग मिले, सुलटा दिया है भाई लोगों, इधर वाला पार्ट सुलटा दिया है। चलिए अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको बताना है कौन जीआई करेगा और कौन जीआई नहीं करेगा। अब और इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा, आप अपना दिमाग चलाएंगे और जवाब देंगे, पहले थोड़ा सा आसान तरीके से ताकि आपको चीजें साफ साफ नजर आने लगे। आपको बताना है कौन जीआई करेगा और कौन जीआई नहीं करेगा।
सुलटाते हुए आगे बढ़ेंगे। सुलटा दिया है। पहले वाले में बताओ। तुमने यस नो क्वेश्चन कहां लिखोगे देवी जी बाद में? अच्छा, पहले वाले में बताओ। देखो, पहली बात, जीआई पहचानने का तरीका, आरआरएस के अबाउट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले आरआरएस पहचानो, बताइए क्या इसमें आरआरएस है? यस। अब डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आरआरएस कब रखेगा बताओ? जब उसके दोनों टर्मिनल पर, एक कार्बन को, इस वाले को एक टर्मिनल बोलता हूं और इसको दूसरा टर्मिनल, दोनों साइड क्या लगे होने चाहिए? अलग एटम एंड ग्रुप। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। आप बताओ, इधर बताओ कौन है ये? हाइड्रोजन। कौन है ये? क्लोरीन। दोनों सेम है कि अलग अलग है? इधर तो सही है। उधर देखो, इस टर्मिनल पर ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन दोनों सेम है कि अलग अलग है? दोनों साइड अलग। यस, दिस विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मतलब ये डबल बॉन्ड दो अलग कॉन्फ़िगरेशन में रखेगा। एक में एच एच सेम साइड आएंगे, एक में एच एच अपोजिट साइड चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर से। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करो? आर आर एस। क्या इसमें आर आर एस है? जी हाँ। अब आर आर एस होते ही जीआई हो जाएगी क्या? नहीं। आरआरएस पर कॉन्फ़िगरेशन भी अलग होना चाहिए, मतलब दोनों साइड लगे हुए एटम और ग्रुप अलग। इधर बताओ, इस वाले टर्मिनल पर दोनों अलग, इधर वाले टर्मिनल पर दोनों अलग। यस, इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इस टाइप का क्वेश्चन था 2025 में। सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते हैं। नेक्स्ट वाले में भाई साहब आप बताइए, आर आर एस ये है, इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ी करते हैं और बोलते हैं फ्लोरीन फ्लोरीन सेम, जीआई नहीं करेगा। अरे एक ही टर्मिनल पर देखना है। ये आरआरएस का एक टर्मिनल है, टर्मिनल का मतलब आखिरी एटम। ये एक टर्मिनल है, बताओ इस पर कौन है? फ्लोरीन एंड क्लोरीन दोनों अलग। ये आपके आरआरएस का दूसरा टर्मिनल है, तो इस पर भी ब्रोमीन एंड फ्लोरीन दोनों अलग। यस, इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पर हम जल्दबाजी में यूं देख जाते हैं और सुलट जाते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम वैरायटी चेंज करके आया है। आप बताइए, क्या यहां से यहां तक ये एक आरआरएस है? आप बताओ, इसका मतलब यहां पर कौन है? CH3। और यहां पर भी कौन है? एक साइड सेम आते ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं करेगा। आप बताइए, यहां पर दूसरा एटम कौन है? एक तो CH3 है, दूसरा कौन है? हाइड्रोजन। वैलेंसी पूरी कर लेना। क्लियर? जहां पर बॉन्ड कम है वहां पर क्या मिलेंगे? हाइड्रोजन। अगले क्वेश्चन की तरफ मुझे बढ़ने दीजिए। बताइए, क्या ये एक RRS का काम करेगा? जी हां। बताइए, यहां पर कौन है? मिथाइल। और यहां पर ये ग्रुप कौन है? इथाइल। आप बताओ, इधर वाले पर दोनों सेम या अलग अलग? इधर कौन है बताओ? मिथाइल। आप बोलोगे सर इधर तो दूसरा है ही नहीं। अरे भाई, बॉन्ड पूरे करो। हाइड्रोजन हो गया अलग, दोनों अलग, दोनों अलग। यस, इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट? आप बताइए, इसमें ये है आपका आर आर एस। तो इधर देखो, ये और ये दोनों सेम है कि अलग अलग हैं? इधर देखो, दोनों सेम है कि अलग अलग हैं? आप बताइए, हम क्या मिस्टेक कर सकते हैं? यूं देख जाते हैं। तो आरआरएस के एक ही टर्मिनल पर देखने हैं। जैसे एक टर्मिनल तो ये है येलो वाला और एक है ब्लू वाला। तो येलो वाले पर तो दोनों अलग है ना, और ब्लू वाले पर भी दोनों अलग। इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत ही शानदार तरीके से जेई एडवांस ने उधेड़ा था भाई। जेई एडवांस। क्लियर? अब अपन क्या देख लेते हैं, इधर देखते हैं ऐसे अलग अलग। अरे भाई, फाई और पीएच एक ही बात को बताते हैं। फाई लिख दे या पीएच, किसको दिखाते हैं? ये फिनाइल ग्रुप को। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर तो दोनों सेम ही तो लगे हुए हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कई बार क्या करते हैं पता है, ऐसे वैसे, मतलब आजकल पढ़ाने पर कम ध्यान और एंटरटेनमेंट पर ज्यादा ध्यान। यहाँ गधा घोड़ा कुत्ता पता नहीं भैंस क्या क्या जोड़ रहे हैं कि जीआई करेगा, तो बच्चे को लगता है हाँ अलग ही दिख रहे हैं, ये केमिस्ट्री है साहब। दोनों बता तो एक ही चीज को रहे हैं, फिनाइल फिनाइल। तो दोनों सेम हो गए इस साइड, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट? अगले वाले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अब देखो, इसमें कितने आरआरएस है? पहला सवाल दो, कितने आरआरएस हैं? एक तो ये रहा और एक ये रहा। सो देयर आर टू डिफरेंट आरआरएस। तो अगर दो अलग अलग आरआरएस हैं तो इंडिविजुअली चेक करो। सबसे पहले बताओ, इस आरआरएस पर आप बताओ इधर कौन लगे हैं? दोनों के दोनों हाइड्रोजन। अगर भाई इधर दोनों सेम आ गए तो उधर चेक करने की जरूरत ही, क्योंकि एक भी साइड सेम आते जीआई नहीं होगा। तो ये आरआरएस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। इधर बताओ, इधर फिर से दोनों पर क्या लगे हुए बताओ? सेम।
दोनों सेम है कि नहीं है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं कर सकता, तो मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। अगले वाले पर बढ़ते हैं दोस्तों जल्दी से। बताइए क्या ये डबल बॉन्ड आपका जीआई करेगा? तो इधर देखो दोनों क्या है, हाइड्रोजन। अब आप बोलोगे सर वो तो थे नहीं, आपने लगा, अरे बॉन्ड तो पूरे कर, वैलेंसी तो पूरी कर। तो यहां पर दोनों सेम आता है, ये डबल बॉन्ड तो जीआई नहीं करे। इधर देखो यहां पर भी बताओ दोनों क्या है, सेम, तो ये वाला भी जीआई नहीं करेगा। अब एक और ये है, इस पर ध्यान दो। एक इधर कौन होगा, हाइड्रोजन, इधर कौन है, मिथाइल। दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग, बहुत ही बढ़िया। अब इधर वाली वैलेंसी देखो, आप बताओ ये वाली वैलेंसी और ये वाली वैलेंसी सेम है कि अलग अलग है? बताओ, अलग अलग है ना भाई। इसमें देखो बिना गैप के डबल बॉन्ड, इसमें बीच में कार्बन है, तो ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, तो ये डबल बॉन्ड जीआई, तो मॉलिक्यूल जीआई करेगा। अगर एक से ज्यादा आरआरएस है और किसी भी आरआरएस पर जीआई है तो मॉलिक्यूल तो जीआई करेगा। दोस्तों अब आपको याद आएगा मेरा लेक्चर नंबर 1, बहुत काम का था वो लेक्चर नंबर 1, जिसमें मैं लोन पेयर वगैरह सब बता रहा था। अगले क्वेश्चन में जो फंक्शनल ग्रुप है उसे हम ऑक्साइम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? सर अगर मैं नहीं पहचाना ये ऑक्साइम है तो क्या मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा? जवाब है नहीं, क्वेश्चन तो तेरा सही जाएगा, वो तो इंफॉर्मेशन के लिए लिख दिया है। आइए, क्या यहां पर ये डबल बॉन्ड है? क्या डबल बॉन्ड केवल कार्बन और कार्बन का ही जीआई करेगा? मैंने कहा लिखा, डबल बॉन्ड लिखा है मैंने, तो किसी भी दो एटम के बीच में वो जीआई कर सकता है। इधर बताओ, इधर दोनों साइड क्या आ गए हैं, बताओ सेम। अगर एक साइड भी सेम आ गए तो जीआई नहीं करेगा। सर मैं बताऊं आपको, वैसे भी नहीं करता, क्योंकि नाइट्रोजन पर आरएस के इधर वाले टर्मिनल पर दो अलग हैं ही, सेम है, दो अलग हैं। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 3। और जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो एक लोन पेयर रखता है, टकला लगाना ना भूलें, लोन पेयर। एंड लोन पेयर इज कंसिडर्ड एज ए डिफरेंट एंटिटी, एक अलग एटम या ग्रुप की तरह मानना है लोन पेयर को। तो देखो इधर तो दोनों अलग थे, एक तो कौन है, OH, और एक कौन है, लोन पेयर, पर इधर दोनों सेम आ गए, इसकी वजह से जीआई नहीं हुआ है। तो इस पॉइंट को यहां पर लिख दो मेरे भाई, वरना तुम मिलोगे साफ। Lone pair is considered as a different entity. Lone pair is considered as a different entity. Entity का मतलब समझते हो ना, एक अलग एटम या ग्रुप की तरह मानना है उसको। Lone pair is considered as a different entity. तो कहीं लोन पेयर नहीं है तो पहले लगा लें और फिर जवाब दें, कहीं हवाबाजी में हम सुलट ना जाएं। आइए अगले क्वेश्चन पर बात कीजिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर देखो, इधर बताओ आरआरएस का एक टर्मिनल तो ये है जो कि कौन है, कार्बन। इधर दोनों सेम है कि अलग अलग हैं? उधर देखो नाइट्रोजन पर एक OH और एक कौन है, लॉन। यस, इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। यही पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं? चलिए कहां तक बढ़ गए हम, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, फिर से दोस्तों दिमाग खर्च करना आप शुरू कर देंगे। फिर से दिमाग खर्च करना जो है वो आप शुरू कर देंगे। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। पहला आपने सुलटा दिया है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अबाउट पाई बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जीआई कब करेगा? जब डबल बॉन्ड के दोनों साइड लगे हुए एटम और ग्रुप क्या होंगे, अलग।
बताइए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में क्या ख्यालात है? जीआई करेगा कि नहीं करेगा? देखो सबसे पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्या है? डबल बॉन्ड। कई बार कंडेंस फॉर्म भी लिख देगा। क्या लिख देगा? N2H2। अब आप अपना जाने, कंडेंस फॉर्म से बनाना ना चाहिए। अब अगर अपन बात करें, चलिए वापस ध्यान से सुनते हैं। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो इधर देखो, नाइट्रोजन पर क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। और इधर भी क्या लगा हुआ है? अब आप बोलोगे सर इधर दो अलग है ही नहीं, उधर दो अलग है नहीं, तो नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हैं? 3, तो एक लोन पेयर। नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हैं? 3, तो एक लोन पेयर। अब इधर वाले टर्मिनल पर देखो, इधर वाले ब्लू वाले पर लोन पेयर और हाइड्रोजन सेम या अलग अलग? भाई लोन पेयर अलग होता है, हाइड्रोजन एक एटम होता है, लोन पेयर तो कुछ होता ही। तो इधर अलग और इधर भी अलग। यस, इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगले क्वेश्चन के बारे में 13। अब पता है ये वाला बच्चे ने किया, याद करके गया है, पीएच और फाई एक होता है, जीआई नहीं करता। यहां ये दोनों एक ही साइड जुड़े हुए हैं और यहां मेरे भाई दोनों अलग अलग साइड। तो एक तो यहां पर फिनाइल ग्रुप है और एक कौन है? लॉन। एक तो फिनाइल ग्रुप और एक लॉन, अलग अलग। सो इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेवर ट्राई टू रिमेंबर द क्वेश्चन, ऑर्गेनिक में साफ मिलेंगे, ध्यान रखिए, याद करना है तो कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वाले के बारे में क्या ख्यालात है? जीआई करेगा कि नहीं करेगा? इसी को ही हम बोलते हैं, मैं बीच बीच में लिखता हुआ चलूंगा, इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूटेड इमीन। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटेड इमीन। और सब्स्टिट्यूटेड इमीन का ही दूसरा नाम क्या होता है? सिप्स बेस। क्या बोलते हैं? सिप्स बेस। एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में आ जाएगा, अभी के लिए आप बस लिख के छोड़ दो, ताकि जब पूरा रिवाइज करोगे तब याद आ जाएगा कि हाँ ये वो है। ठीक है, अब बताओ जीआई करेगा या नहीं करेगा? भाई साहब इधर तो दोनों बताओ क्या है? अलग। उधर उधर एक लोन पेयर लगाना ना भूलें, तो इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। भाई साहब ट्रिपल बॉन्ड जीआई कभी भी नहीं करेगा, कारण इधर एक ही है, हमेशा डिस्टेंस क्या रहेगी? सेम, लीनियर रहेगा। तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड जीआई नहीं करेगा। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड डजंट शो जीआई, डजंट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसमें दो एटम्स के बीच में कभी डिस्टेंस नहीं बदलेगी, लीनियर रहेंगे ना, sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो नेक्स्ट वाले के बारे में क्वेश्चन नंबर 16, बताइए जीआई करेगा या नहीं करेगा? बताओ, कार्बन पर इधर तो दोनों क्या है दोस्तों? अलग। उधर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर, पहला लेक्चर अब याद आएगा। तो लोन पेयर मिथाइल अलग, मिथाइल इथाइल अलग। यस, इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट, जो इस बार नीट 2025 में किया, नाम देकर पूछा, तो आयुपैक नेमिंग का तो इस्तेमाल हर जगह कर सकता है। तो आपको स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, पेंट टू इन। टोटल कितने कार्बन है बच्चों? 5। पक्का? डबल बॉन्ड कौन से पर है? अब आप वैलेंसी सेटिस्फाई कर लीजिए और आप बताइए क्या ये डबल बॉन्ड जो आपका है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं? तो इधर कौन है? HN मिथाइल, इधर HN इथाइल। यस, इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आप बताओ ब्यूटेन जीआई करेगा कि नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? जीआई करने के लिए आरआरएस तो होना, आरआरएस ही नहीं इसके पास। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो आप देखो क्वेश्चंस में आपको तकलीफ कम हुई है, मैं जानता हूं इस बात को, खटाखट आंसर आ गए हैं, मैं सीधा करवा सकता था, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन अलग तरीके से पूछेगा। कैसे? एग्जामिनर ऐसे पूछेगा, क्या ये मॉलिक्यूल दो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन रख सकता है? तो आप सोचो क्या ये जीआई कर रहा है? तो जीआई का मतलब टू डिफरेंट अरेंजमेंट अबाउट आरआरएस। तो क्या ये दो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन रख सकता है? तो आंसर है यस। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए विच विल शो जीआई, सब कर देते हैं, पर क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल के पूछे विच कैन हैव टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अबाउट द डबल बॉन्ड, जनता साहब, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी सुना ही नहीं। तो हमने पहले बेसिक पर अच्छे से काम किया है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट? चलिए नेक्स्ट लिखेंगे सेकंड वाला, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन्स। इसमें एक पॉइंट लिख दीजिए,
पहले, फिर आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। लिख दीजिए, रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड ऑफ ए रिंग, रोटेशन अबाउट sigma bond of a ring, rotation about sigma bond of a ring, किसके सिग्मा बॉन्ड पर? रिंग के सिग्मा बॉन्ड पर। रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड ऑफ ए रिंग आर रेस्ट्रिक्टेड, आर रेस्ट्रिक्टेड, आर रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि रिंग के सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशंस क्या होते हैं? रेस्ट्रिक्टेड। ब्रैकेट में लिखो, bond can't be rotated by 360 without bond breaking, bond can't be rotated by 360, bond can't be rotated by 360 degree without bond breaking, बॉन्ड को आप 360 डिग्री से बिना बॉन्ड तोड़े नहीं घुमा पाओगे। तो सबसे पहला, आप जानते हैं जीआई की कितनी कंडीशन है दोस्तों? जीआई की कितनी कंडीशन है? 2। पहली बात तो आरआरएस होना, क्या हर आरएस जीआई करेगा? नो, उस आरआरएस पर दो डिफरेंट अरेंजमेंट भी बनने चाहिए, सीधी सी बात है, तभी वो क्या करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले तो सर आप हमें ये समझाओ, कभी तो आप कह रहे थे कि सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशंस हिंडर्ड होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड नहीं होते हैं, वो होते हैं ओपन चेन। किसमें होते हैं? जैसे ये आपका ओपन चेन कंपाउंड है, मैं इस सिग्मा बॉन्ड पर 360 से घूम सकता हूं बिना बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड पर हमने घुमाया है इथेन के मॉलिक्यूल को कार्बन कार्बन पर कितने से घुमाया? 360 से, कोई बॉन्ड नहीं टूटा, क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड कैसा था? ओपन चेन। और ये सिग्मा बॉन्ड किसका है? रिंग का। एक बार मुझे 3 पेन दे दीजिए, सो दैट मैं आपको अपनी चीजें क्लियर कर सकूं। कोई भी 3 पेन दे दीजिए, एक के दे दीजिए ताकि आप आसानी रहे वापस लेने में। ठीक है, आइए मैं एक 3 मेंबर्ड रिंग बनाना चाहता हूं। क्या बनाना चाहता हूं? 3 मेंबर्ड रिंग। क्या ये आप लोगों के सामने 3 मेंबर्ड रिंग बन गई है? तो ये रिंग का एक सिग्मा बॉन्ड, ये रिंग का एक सिग्मा, और ये भी रिंग का एक सिग्मा बॉन्ड। सबसे पहले सोचो, ये रिंग नहीं थी, ओपन चेन था, क्या था? तो ये जो आपका ब्लू वाला पेन है, ये सिग्मा है, और इस पर आप घूम सकते हो 360, देखो पूरा घूम जाएगा, कोई बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो जब तक सिग्मा ओपन चेन में है तो आप 360 से घूम सकते हो विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग। लेकिन जैसे ही मैंने क्या बना दिया है? रिंग। अब एक बार बीच वाले पे रोटेशन लेके देखो, जैसे ही मैं रोटेशन लूंगा ये बॉन्ड टूटेगा। ये जो आपका ग्रीन और जो आपका ब्राउन कलर है वाला पेन जो जुड़ा हुआ है, जैसे ही मैं रोटेशन लूंगा नीचे वाले पर, ये दोनों के बीच का कांटेक्ट टूट जाएगा। अब ये घूमेगा 360 से। इसका मतलब अगर ये रिंग में चले गए हैं तो फिर इस वाले बॉन्ड पर भी रोटेशंस क्या हो गए? रेस्ट्रिक्टेड। लेकिन इसका मतलब तो सर किसी एक पर हुए? अरे नहीं मेरे भाई, ये लो, अगर मैं इसको यहां रख दूं, ये तो समझाने का एक तरीका है। अब कहां पर रेस्ट्रिक्टेड हो गए बताओ? ब्राउन वाले पर। क्योंकि आप रोटेशन लोगे तो देखो, रोटेशन लेते ही इन दोनों पेन के बीच का कांटेक्ट टूटेगा, इसका मतलब बॉन्ड टूटेगा। बिना बॉन्ड तोड़े रोटेशन नहीं ले सकते। तो सबसे पहली बात हमें यह सोचना पड़ेगा कि अगर सिग्मा ओपन चेन का है, क्या बोला? मान लीजिए ये हमारे सामने मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है? इथेन। दोस्तों जब तक आपको बेसिक चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक आप कभी भी चीजों को समझ नहीं पाओगे। और आप देखेंगे कि बेसिक पर बातें नहीं होती, सीधे क्वेश्चंस पर बातें होती हैं। बेसिक टीचर्स के भी क्लियर नहीं होते हैं, इसलिए क्वेश्चन क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहां पर अगर अपन बात करें, क्या इस सिग्मा बॉन्ड पर मैं मॉलिक्यूल को 360 से घुमा सकता हूं? हाँ, बॉन्ड तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो इस सिग्मा पर अगर मैं बात करना चाहूं तो आप क्या कहोगे? रोटेशंस आर, क्या कहोगे? रोटेशंस आर हिंडर्ड और रेस्ट्रिक्टेड। एग्जैक्टली सही जवाब दिया आप लोगों ने, हिंडर्ड। बच्चों जो आप जवाब दे रहे हो, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं आपकी, आप जो जवाब दे रहे हो ना, 3-3 4-4 साल के ड्रॉपर को भी नहीं पता। आपके आजू बाजू कोई रहता हो ना जिसने आइसोमेरिज्म पढ़ लिया हो, उससे 2 वर्ड पूछना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेस्ट्रिक्टेड एंड हिंडर्ड, क्लियर नहीं होता है। और दोनों वर्ड एनसीईआरटी के हैं। तो यहां पर रोटेशंस हिंडर्ड है, क्योंकि रोटेशनल एनर्जी बैरियर है, फ्री में तो नहीं घूमेगा, लेकिन बॉन्ड नहीं टूटेगा। अगर मैं यही सिग्मा, बताइए किस में बना देता हूं? रिंग में। ये देखो, ये क्या बना दिया है मैंने? रिंग। अब बताओ, अगर मैं इस सिग्मा पर 360 से रोटेशन लेना चाहूं तो क्या 360 से घूम जाएगा? नहीं। तो ऐसे करके यूं क्रॉस कर देते हैं, मतलब अगर इस बॉन्ड पर रोटेशन लोगे तो यहां से बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये रोटेशंस रेस्ट्रिक्टेड है तो दोनों ही सिग्मा,
लेकिन ये रिंग का है और वो ओपन चेन का है। डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? सिमिलरली अगर मैं इस बॉन्ड पर क्या लेता हूं, रोटेशन, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। बिना बॉन्ड तोड़े रोटेशन नहीं होंगे, मतलब कोई ना कोई बॉन्ड टूटेगा। तो जब हम ऐसे लिख देते हैं मींस यू कैन टेक रोटेशन विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग। जब हम ऐसे लगाकर क्रॉस कर देते हैं कि रोटेशन आप बिना बॉन्ड तोड़े नहीं ले सकते, साइन कन्वेंशन है। क्या है? साइन कन्वेंशन। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें इस वाले बॉन्ड की, तो आप बताओ यहां पर भी रोटेशंस क्या हो गए? रेस्ट्रिक्टेड। जी सर। हाँ हाँ, किस खुशी में? अच्छा, जेई एडवांस के रिजल्ट के लिए है। कई बार हम चॉकलेट खा के चले जाते हैं, हमको पता भी नहीं होता है। क्या रैंक आई अपने यहां से? कुछ नहीं पता, टेलीग्राम पर भी शेयर किया है राक्षसों। हाँ ठीक है, चलिए आइए। वैसे कोई डिफरेंस है नहीं, क्या है आपको पता है? अब ये मार्केट बहुत डाइल्यूट हो चुका है, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट हो चुका है। हर इंस्टीट्यूट ढोल बजा बजा के नाच रहा है, सब नाच रहे हैं। जिनके यहां से 100 में एक रैंक भी, वो भी फुल जोश में टी शर्ट फाड़ फाड़ के नाच रहे हैं, क्योंकि बच्चे को दिखाना है कि भाई रिजल्ट आया है, कहीं से भी आया हो। ठीक है, तो थोड़ा सा मार्केट डाइल्यूट हो गया है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, क्योंकि नया देखेगा उस पर पीछे हेडलाइन लग रहे थे, रिजल्ट सेलिब्रेशन। सिलेक्शन चाहिए कि ना हुआ हो, पर सेलिब्रेट तो हम भी करेंगे। अपना ऐसा नहीं है, ठीक है, अपना ऐसा नहीं है, मैं तो बता रहा हूं इन जनरल। आइए अब आते हैं वापस, थैंक यू। हम आते हैं अब वापस, तो किस तरीके से हम बात करेंगे इसका मतलब आप समझो। अगर मुझे रिंग में जीआई करवानी है, दोस्तों ध्यान सुनिए, रिंग में जीआई करवानी है, तो रिंग का एक एटम ये है, एक एटम ये है। आओ, क्या इन दोनों को मैं डबल बॉन्ड के एटम से तरह कंपेयर कर सकता हूं? बिल्कुल। कैसे? क्योंकि इन दोनों के बीच में भी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है डबल बॉन्ड की वजह से, और इन दोनों के बीच में भी रोटेशन क्या है बताओ? रेस्ट्रिक्टेड, भले ही सिग्मा की वजह से। अब समझो, क्या बस इतने से ही डबल बॉन्ड जीआई कर जाएगा? नहीं। आप बोलोगे सर यहां और यहां, अगर यहां x है तो यहां x की बजाय कोई भी लगा लो, x मत लगाना। मान लो क्या लगा दिया है? y। पक्का? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें, अगर मान लो मैंने यहां पर क्या जोड़ दिया है? p जोड़ दिया है, तो बताओ ऊपर। आप बोलोगे सर p नहीं होना चाहिए, बाकी दुनिया का कुछ भी लगा लो। मान लो मैंने क्या लगा दिया है? q। तो आप बताओ ये क्या बन गया आपका? r r s। और यहां भी अलग, यहां भी अलग। तो क्या ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम आपका जीआई करने लग जाएगा? जी हां। तो आप बोलोगे दिस डबल बॉन्ड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एग्जैक्टली सेम है दोस्तों, ध्यान से सुनो। जो ये आपने दूसरा पाई बॉन्ड बनाया है ना, जो इसमें पाई बॉन्ड काम कर रहा है, वो इसमें ये रिंग काम कर रही है। क्योंकि यहां पर अगर आपको रोटेशन लेना है, तो आप जानिए इस प्रकार से ऊपर का बॉन्ड तोड़ना ही। तो जो काम पाई कर रहा है, वो काम क्या करने लग गई है? रिंग करने लग गई। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? अब मुझे इसमें जीआई करवाना है। आप बताओ जीआई करवाना है इन दोनों एटम्स के अबाउट। तो आप बताइए ये वाले तो आपके किसके काम आ गए हैं? आर आर एस की तरह। तो इस कार्बन के दो बॉन्ड और बचे हुए हैं। क्लियर? अगर ये मैंने सॉलिड लाइन बना दी है, तो बाहर की साइड कौन बचा है? वेज एंड डैश। आप नहीं बनाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बताओ, मैंने यहां लगा दिया है एक्स, यहां लगा दिया है वाई, तो इस एटम की कंडीशन तो फुलफिल हो गई। दोनों अलग, क्या जीआई हो जाएगा? अगर मैं एक ही साइड अलग करता तो डबल बॉन्ड जीआई कर लेता? नहीं। अभी तो एक ही एटम है, तो एक ही टर्मिनल की बातें हुई हैं। दूसरा भी ऐसा होना चाहिए। आप बताइए दूसरा ऐसा होना चाहिए, तो मान लीजिए अगर मैं यहां बात कर रहा हूं दूसरे पर, तो यहां पर x है, तो दूसरा x ना होकर क्या होना चाहिए? y। तो देखो रिंग का अब ये वाला जो डबल बॉन्ड है, रिंग का ये वाला जो डबल बॉन्ड, सॉरी, रिंग का ये जो सिग्मा बॉन्ड है, इसके अबाउट क्या होने लग जाएगी? जीआई। तो आप बताओ रिंग जीआई कब करेगा? कि रिंग में कम से कम, रिंग में कम से कम दो एटम ऐसे होने जिन पर लगे हुए एटम और ग्रुप, जिन पर लगे हुए एटम और ग्रुप, अगर ऐसा है तो वो जीआई करेगा, नहीं है तो जीआई नहीं करेगा। अब इतना समझाने के बाद बच्चा बोलता है समझ में आ गया, क्वेश्चन आने दे। अरे भाई ध्यान से सुनो, ये दोनों आजू बाजू हो इसकी कोई गारंटी कहीं भी हो, पूरे रिंग में दो एटम होने चाहिए। जैसे मान लो एक एटम मैंने ये धरा, यहां से मैंने यहां पर क्या लगा दिया है? एक्स, और यहां पर क्या लगा दिया है? वाई। और दूसरा एटम मैंने ये ले लिया है, और यहां पर भी क्या लगा दिया है? एक्स एंड वाई। तो आप बताइए ये यहां से और यहां तक रोटेशंस रेस्ट्रिक्टेड है कि नहीं है? हैं। भाई पहले आपका पाई करता था, अब वो काम किसने कर दिया है? रिंग ने। तो दो एटम्स के बीच में बनी हुई तो रिंग है ना, इन दोनों एटम्स के बीच में क्या बनी हुई थी? रिंग।
तो जाहिर सी बात आरआरएस का काम कर रही है अब आपकी रिंग। ठीक है, अब बताइए इस एटम पर दोनों अलग, उस एटम पर भी दोनों अलग, तो क्या ये रिंग इन दोनों एटम्स की वजह से जीआई कर सकता है? बिल्कुल सही, तो ये रिंग भी जीआई करेगा। मतलब समझ में क्या आया कि वो दोनों एटम आजू बाजू हो या आजू बाजू काजू हो, कोई फर्क पड़ने वाला? पूरी रिंग में ऐसे दो एटम होने चाहिए। अगर पूरी रिंग में ऐसे दो एटम है तो वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म करेगा। हाँ, कंडीशन है कि ये एटम जो है आपके कैसे होने चाहिए? sp3, क्योंकि sp2 होंगे तो बॉन्ड 3 बनाएगा ना, तो ये कैसे होने चाहिए आपके? sp3। हालांकि आपको जब भी देगा sp3 ही, तो ये रिंग की ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म हो गई। सुलटाओ, मैं क्वेश्चन ला रहा हूं आप लोगों के सामने। बेसिक्स पर काम कीजिए, क्वेश्चंस मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस नजर आएंगे दोस्तों। और बेसिक हमारे क्लियर नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। कि नहीं, नंबर ऑफ आरआरस का भी काउंट नहीं होंगे रिंग में। रिंग में आरआरस का भी काउंट, पूरी रिंग एक आरआरएस की तरह काम करती है। आपसे रिंग होते ही कभी आरआरएस काउंट नहीं करवाएगा, और काउंट करवाए तो रिंग विल बी कंसीडर्ड एज ए सिंगल आरआरएस। वो कैलकुलेशन में मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ जीआई की बात करेंगे। सुलटा दिया है क्या? अब देखो ये होता है कमाल की बात, एग्जैक्टली पता है जेई में क्या करते थे हमें जब हमारे सर लोग पढ़ाते थे, ये पढ़ा दिया, इस पर आधा घंटा लगाते थे, आधा घंटा लगाते थे इस पर, क्वेश्चन एक भी नहीं करवाते थे, फिर अगले टॉपिक पर, और बोल देते थे ये क्वेश्चन घर से जाके करना। हमें करते करते चीजें समझ में आ जाती थी जो थ्योरी में नहीं समझ में आती थी कि अच्छा ये कहानी है। अगर आपको लगता है कि आज भी मैं झूठ बोल रहा हूं तो यूट्यूब पर जाना, जेई एडवांस के किसी भी टीचर के आप लेक्चर देखना, पर्टिकुलरली आप फिजिकल केमिस्ट्री में देखना, क्योंकि वहां पर क्वेश्चंस नहीं होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री किसी भी टीचर को जानते हो, अच्छा टीचर होना चाहिए कोटा का, आप देखोगे क्वेश्चन करवा ही नहीं रहा है, थ्योरी बोलेगा जा घर से खुद से करके आ। जेई का स्ट्रेटजी एकदम अलग है। अगर 30 क्वेश्चन है ना तो 30 के 30 बच्चा करता है और सीख जाता है सब्जेक्ट को, ऐसा ही ओसी में होता है। पर मेडिकल के बच्चे को पहले से स्पून फीडिंग की आदत डाल दी जाती है। कोई मास्टर ऐसा कर देना कि बस 3 क्वेश्चन करवाऊंगा बाकी तू घर से करके आ, भगलेगा बच्चा। हालांकि 3 साल बाद फिर लौट के आएगा, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि सिलेक्शन तो खुद के पढ़ने से होता है। आइए इधर वाले क्वेश्चन में बताइए, क्वेश्चन नंबर 1, क्या यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी? पूरी रिंग में कम से कम कितने एटम ऐसे होने चाहिए? 2, तभी तो ये मामला बैठेगा। अगर एक हुआ तो कोई मतलब, आप बताओ एक साइड अलग होती इस साइड सेम हो जाते तो जीआई नहीं होती। तो इधर बात करते हैं, बताइए रिंग के इस एटम पर इधर कौन लगा हुआ है? CH3, और इधर H, तो एक एटम तो मिल गया रिंग का जहां पर लगे हुए एटम और ग्रुप अलग है। लेकिन बाकी इधर बताओ कौन है? दोनों के दोनों हाइड्रोजन। इधर बताओ दोनों के दोनों हाइड्रोजन, कुछ भी नहीं लगा हुआ, बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन है। तो बताइए क्या ये रिंग जीआई करेगी? नहीं, क्योंकि दो एटम ऐसे है ही नहीं जहां से जीआई करवा सकूं, तो ये रिंग ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं करेगी। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? बताइए इसमें अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, इस एटम पर देखो, बताओ इधर कौन लगा हुआ है? CH3 एंड H। बताओ इधर कौन लगा हुआ है? CH3 एंड H। सही बात है कि नहीं है? तो बताओ इन दोनों एटम्स की वजह से क्या रिंग जीआई करेगी? मुझे वहां देखने की जरूरत ही, मिनिमम 2 ऐसे चाहिए, तो इन दोनों एटम्स की वजह से जीआई करेगी। इसमें ऐसा कोई 2 एटम थे ही नहीं। समझने के लिए, दोनों CH3 सेम साइड सिस, दोनों CH3 अपोजिट साइड ट्रांस, बन गए ना जीआई।
क्लियर? तो ये वाला मॉलिक्यूल आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या ये जीआई करेगा? बताइए। यहां पर हमारे सामने है CH3, यहां पर है H, इस पर बताइए यहां पर है H और यहां पर है CH3। क्या आपको दो एटम ऐसे मिल गए रिंग में जिन पर लगे हुए एटम और ग्रुप अलग हैं? जी हां। तो दोनों की वजह से जीआई हो गया। एट लीस्ट दो होने, दो से ज्यादा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, ऊपर वाले पे थोड़ा समझाओ ना मेरे को। यहां पर क्या है बताओ? CH3, यहां पर कौन है? H। तो दोस्तों समझो, अब जीआई अलग अलग तरीके से हो सकती है। इन दोनों की वजह से भी जीआई हो सकती है, इन दोनों की वजह से भी जीआई, और इन दोनों की वजह से भी जीआई हो सकती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, एटलीस्ट दो पर डिफरेंट होने चाहिए। नेक्स्ट वाले में बताओ, यहां अब हमें चेक करना चाहिए। भाई यहां चेक कर रहे हैं तो टोटल टाइम पास कर रहे हैं। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से कुछ नहीं सीखा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 ने बताया जहां कुछ नहीं वहां दो हाइड्रोजन होते हैं, तो दोनों सेम ही हो गए ना। तो यहां और यहां तो दोनों क्या है? सेम। इस वाले पर बताओ ये कौन है? CH3, और ये कौन है? CH3, ये इस पर भी सेम है। इस वाले पर बताओ कौन है? हाइड्रोजन एंड इथाइल। पूरी रिंग में कितना एटम ऐसा है जिस पर लगे हुए एटम और ग्रुप अलग हैं? मात्र एक, तो जीआई नहीं होगी। यही पॉइंट आपको समझ में आया? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 5 में बताइए, यहां पर HNCH3, यहां पर CH3 एंड H। क्या आपको रिंग में ऐसे दो एटम मिल गए हैं? जी हां। सो रिंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हो गए क्वेश्चंस? तो दनादन बनेंगे आपके क्वेश्चंस। अपनी थोड़ी सी बस अप्रोच को सुधारना पड़ेगा। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट? जल्दी जल्दी सुलटाएंगे, अब आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे हैं जिनमें मिस्टेक हो सकती है, बाकी मिस्टेक एक्सेप्टेड नहीं है। बाकी के आंसर्स तो आपके आने ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 के क्या ख्यालात हैं? गेम खेल रहे हैं ना? आयुपैक नेम देकर पूछ रहा है, तो जिसने नेमिंग नहीं पढ़ी उसको साफ। इसे कहते हैं कंबाइंड क्वेश्चंस का आना। कह रहा है 1,3,5 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहले तो क्या बना लेते हैं बताओ? साइक्लोहेक्सेन बना लिया। अब बताओ मिथाइल कहां कहां पर है? 1 पोजीशन पर है, 3 पोजीशन पर है, 5 पोजीशन पर, यही तो हो गया। अब बताओ क्या ये जीआई करेगा क्या? तो इस वाले एटम पर देखो, इधर बताओ कौन है? CH3, मैं लिख नहीं पा रहा हूं, और यहां पर कौन है? H, दोनों अलग। इधर ये कौन होगा? CH3 और H दोनों। हो गया मेरा काम। तो मुझे तो मिनिमम दो चाहिए थे, दो से ज्यादा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट वाले पार्ट पर बताओ दोस्तों जल्दी से, बताइए क्या ये जीआई करेगा? देखो, अगर दोस्त आप यहां चेक कर रहे हो, 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 तो दिमाग से पैदल, क्योंकि आपको पता है दोनों हाइड्रोजन है। यहाँ तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रखे हैं बताओ? 3, तो ये क्या रखेगा? लॉन
दोनों अलग। नाइट्रोजन ने बताओ कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 3, तो ये क्या रखेगा? लॉन। सो इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस एटम और इस एटम की वजह से। ठीक है, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट? नेक्स्ट पार्ट में हो सकता है हम जल्दबाजी में गलती कर दे। ठीक है, कारण कि सर एक तो देखो इस एटम को देख पा रहे हो सर आप? हाँ, कौन है? CH3 और कौन है? H, दोनों अलग। और सर अभी अभी आपने हमको बताया है कि देखो नाइट्रोजन पर लोन पेयर और हाइड्रोजन, तो इन दोनों एटम की वजह से क्या हो जाएगा? GI। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ी सी GOC की नॉलेज चाहिए। तो अभी ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, लेकिन GOC पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि जिस लोन पेयर को आप नाइट्रोजन पर समझ रहे हो वो रेजोनेंस में है। कैसा है? रेजोनेंस में। सो दिस लोन पेयर टेक्निकली आपका है डीलोकेलाइज्ड। अभी आपको समझ में नहीं आएगा। और इस नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं sp2 है, और रिंग का एटम GI करने के लिए कैसा होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। और ये कैसा है? sp2। सर सच बताऊं कुछ समझ में नहीं आया, मैंने कहा था 8 अभी समझ में आएगा ही। क्यों? क्योंकि डीलोकेलाइज्ड क्या होता है बताया ही नहीं है। डीलोकेलाइज हो जाए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है बताया ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर लिखेंगे आफ्टर GOC। GOC पढ़ने के बाद जब रिवाइज करोगे क्वेश्चन आपका बन जाएगा, तब तक आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, कितनी रिंग्स हैं बताओ? 3। तीनों में से कौन सी रिंग GI कर रही है बताओ थोड़ा सा। आप बताओ, क्या इस रिंग पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है? देखो यहां सेम, यहां भी सेम, यहां भी, और यहां अलग हो भी जाए तो क्या कद्दू फर्क पड़ता है? कम से कम 2 एटम पर लगे हुए एटम और ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। आओ इधर वाले रिंग के ऊपर बताओ क्या GI है? आप बताओ, यहां पर सेम सेम सेम, यहां अलग हो भी गए तो क्या कद्दू फर्क पड़ेगा? अब कुछ बच्चे बोलेंगे एक इस पर अलग एक उस पर अलग हो गया जी। अबे एक ही रिंग के होने चाहिए, वो एक ही रिंग के होने चाहिए वो, तो ये रिंग तो GI नहीं करेगी। बीच वाले पर थोड़ा सा आंखें खोलकर जवाब दो मेरे भाई लोगों, क्या बीच वाली रिंग GI करेगी? हाँ। इस एटम पर देखो एक कौन है? हाइड्रोजन, और एक साइक्लोब्यूटाइल, दोनों अलग, तो इस एटम की बात कर रहा हूं। सिमिलरली इस एटम पर देखो एक हाइड्रोजन और एक साइक्लोब्यूटाइल, तो इन दोनों एटम की वजह से बीच वाली रिंग ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किया है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपका करेगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कोटा की मार्केट में बहुत चलता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये दोनों की औकात से बाहर का क्वेश्चन है, मास्टर एज वेल एज स्टूडेंट। इसका केवल आंसर याद करवाया जाता है। इसको डेक्लिन बोलते हैं इस मॉलिक्यूल को, और इस टाइप के मॉलिक्यूल्स की GI, बिकॉज इट इज ए बाइसाइक्लो कंपाउंड, इट इज ए, हमारे सिलेबस में नहीं है। पर कोटा में फर्क नहीं पड़ता है बहुत सारे सर लोगों को कि कहां से क्या है, बस छापते रहते हैं। ऐसे ऐसे बना देंगे कि देखो इस पर देखो, एक तो CH2 और एक H, ये इसका देखने का तरीका नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को, हाँ मैं बोल देता हूं ये GI करेगा, पर ये नीट के सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है, तो इस पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर किसी ने क्वेश्चन करवा भी दिया है तो आई एम 101% श्योर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है उसकी। हालांकि आजकल हटा लिया लोग, क्योंकि मास्टर भी बराबर टेलीग्राम पर लेक्चर देखते हैं। अरे मैंने पढ़ा दिया था, इस बार नहीं बताऊंगा। बताने का तरीका 2 कोड़ी का, एकदम वाहियात। कोई पढ़ा हुआ साइंस का मास्टर देख लेना, MSc क्या वो बंदा देख ले, तो भाई साहब औकात सामने आ जाएगी, क्या नोटंकी कर रहा है ये। तो ये बाइसाइक्लो कंपाउंड्स हैं, इनके GI के रूल अलग है। जैसे अभी आपने मोनोसाइक्लिक में देखा है, ऐसे बाइसाइक्लो स्पाइरो के भी रूल चलते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं। तो इन द नेक्स्ट क्लास हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कौन GI करेगा नहीं करेगा खत्म कर देंगे। ठीक है, आप इसको ढंग से रिवाइज करें। मेनली कौन से वाले पार्ट को रिवाइज करना है? थ्योरी पार्ट। थ्योरी वाला पार्ट एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए, कौन GI करेगा नहीं करेगा ये तो आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।